भारत के नए चीफ जस्टिस के नाम पर चर्चाएं स्टार्ट हो गई हैं। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि अब जो अगले भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे। तो अभी हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। क्या न्यूज़ है, किस तरह से हम उनकी नियुक्ति करते हैं, सीजेआई को नियुक्त किया जाता है, या किस तरह से उनके जो वेतन भत्ते हैं या क्या क्या शर्तें हैं, कितने जज सुप्रीम कोर्ट में होती हैं, क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, इन सब पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे बी.आर. गवई, जस्टिस बी.आर. गवई। ये देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं। नाम याद रखेंगे, जस्टिस बी.आर. गवई। और ये 14 मई को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेने वाले हैं। 14 मई को चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। और ये मौजूदा मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजीव खन्ना, मौजूदा सीजेआई कौन है, संजीव खन्ना, ये 13 मई को हो जाएंगे रिटायर। और अगले ही दिन 14 मई को जस्टिस बी.आर. गवई देश के बन जाएंगे अगले मुख्य न्यायाधीश। और मेन बात यह है, इसको याद रखेंगे, सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ये देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे। बिल्कुल, देश के दूसरे दलित चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस बी.आर. गवई। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है। ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, आप लोग अलग अलग न्यूज़ में भी देखे होंगे या सुने होंगे। तो इस पर क्या प्रक्रिया है, क्या क्या प्रोसेस है, सारी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया 60% ऑफ और 12 महीने का एक्सटेंशन मात्र 22,999 में। अलग अलग बैच है। आगाज 27 के लिए है, इंग्लिश मीडियम में है। ये 19 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 19 अप्रैल से इस बैच में मैं आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आगाज 27 के लिए है, इसमें एनसीईआरटी हिस्ट्री 19 अप्रैल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। रात 8 बजे क्लास स्टार्ट होगी, सेशन चलेगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्रारंभ बैच है 2026 के लिए हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में है। आरंभ बैच 26 के लिए, इग्नाइट 26 के लिए इंग्लिश मीडियम में। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ज्वाइन करने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा PAUPSC। इस कोड को यूज करना ना भूलें, नहीं तो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो 60% डिस्काउंट प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन, PAUPSC कोड इस्तेमाल करेंगे। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर उससे आप जाते हैं तो वहां पर ये कोड आपको लगाया मिल जाएगा, वहां ऑटोमेटिक डिस्काउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी का प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स, दो अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं। इसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और आइकॉनिक में ये सब कुछ मिलेगा, प्लस इससे एक्स्ट्रा ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस का एक्सेस, लाइव मेंटरशिप, 20 GS की प्रिंटेड बुक है, डेडिकेटेड मेंस आंसर राइटिंग है, डाउट फीचर आपको मिलेगा, रिवीजन मॉड्यूल सारे इसमें मिल जाएंगे आपको आइकॉनिक में। अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट होने वाला है। GS पेपर 1, जो GS का पेपर होता है 9:30 AM to 11:30 AM और 2:30 PM से 4:30 PM अगले संडे, जो आने वाला संडे है, इसको भी देना ना भूलें। लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में जाके इनरोल करिए। इसके अलावा आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, 2025 अगर आप देने वाले हैं तो टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेकर आपके लिए सिर्फ ₹1 में, बिल्कुल ₹1 पे करो। 2025 के लिए 25 के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज दीजिए। एक कोर्स है क्रैश कोर्स, GS और CSET दोनों का 9,999, मात्र 9,999 में GS और CSET का कोर्स है। ये क्रैश कोर्स है। अगर आप प्री पास कर जाते हैं इसके थ्रू तो मेंस की आपको फ्री तैयारी मिलेगी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा पूरी तरह से फ्री, कंप्लीटली फ्री प्रीलिम्स PYQ है, टॉपिक वाइज PYQs प्रीलिम्स के, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो फ्री में। UPSC बिगिनर किट है, ये भी फ्री में आपको, इसमें भी UPSC का सिलेबस, NCERT, सब्जेक्ट वाइज UPSC स्टडी सब कुछ मिलेगा। करंट अफेयर्स कंपाइल्ड मिल जाएगा 1 साल का, ये भी फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। पॉलिटी जो आप UPSC के लिए पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो वहाँ सवाल बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका, और खास तौर से करंट अफेयर्स से उसको जोड़ा जाता है। तो इसके हम पहले मेन पॉइंट देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं संजीव खन्ना, इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा कर दी है। आधिकारिक सिफारिश, ये प्रोसेस है जो मौजूदा CJI होते हैं वो अपने उत्तराधिकारी की, यानी अगले CJI के नाम की सिफारिश करते हैं। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है कि इनके नाम की मंजूरी कौन देगा, केंद्रीय कानून मंत्रालय। और इसके साथ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, ये इनका फुल नाम है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनना तय हो गया है। परंपरा क्या है कि CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय ऐसा करने के लिए कहता है। तो कौन कहता है? जो मौजूदा CJI हैं
उनको कहा जाता है कानून मंत्रालय के द्वारा कि आप अगले सीजेआई के नाम की सिफारिश करिए। तो उसी क्रम में इन्होंने इनके नाम की सिफारिश की है। तो मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को हो रहा है खत्म। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम आता है, इसलिए जस्टिस खन्ना ने इनका नाम आगे बढ़ाया है और इनका कार्यकाल मात्र 7 महीने का होने वाला है, क्योंकि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं या जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो 65 साल की उम्र तक पद पर रह सकते हैं और 65 साल पूरा होने में इनकी उम्र अभी 7 महीने बचे हुए हैं। तो 7 महीने तक ही इनका कार्यकाल रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी वेबसाइट पर दी गई प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई हैं 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए थे। कब से? 24 मई 2019 से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनके रिटायरमेंट की तारीख 23 नवंबर 2025 है। तो 23 नवंबर 2025 तक ये पद पर रहेंगे। जस्टिस गवई एससी समुदाय के दूसरे चीफ जस्टिस हैं। एससी समुदाय के दूसरे चीफ जस्टिस 24 नवंबर 1960 में इनका जन्म हुआ था अमरावती महाराष्ट्र में, और 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में बन गए थे जज। 1987 से 2000 तक इन्होंने अपनी वकालत की, फिर जज बन गए और 19 में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने 2019 में। महत्वपूर्ण फैसलों में इन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला जो विवाद था उस पर फैसला दिया था। 2019 में राफेल डील भी इन्होंने उस पर फैसला दिया था। तो ये प्रमुख फैसलों में इनका राम मंदिर और बाबरी मस्जिद वाला फैसला और राफेल डील वाले फैसले इन्होंने दिए थे। कुछ फैसले इनके थे, जैसे बुलडोजर कार्यवाही पर इन्होंने रोक लगाई थी। इन्होंने कहा था बुलडोजर कार्यवाही को रोका जाना चाहिए कि केवल आरोपी को, सिर्फ आरोपी होना या दोषी होने से पहले ही आप उसका घर नहीं गिरा सकते, इस तरह का इन्होंने भी डिसीजन भी दिया था। नोटबंदी को वैध ठहराया था इन्होंने बोला था कि भारतीय सरकार और रिजर्व बैंक के बीच परामर्श के बाद लिया गया डिसीजन है कि भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने आपस में राय मशवरा करके डिसीजन लिया है कि ये वैध है, ये वैलिड है। 2016 में इन्होंने इसको वैध ठहराया था। ईडी जो निदेशक थे उनके कार्यकाल का अवैध विस्तार बताया था। ईडी निदेशक थे संजय कुमार मिश्रा, उनके कार्यकाल के तीसरे विस्तार को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया था और बोल दिया था कि जुलाई 2023 तक अपने पद को छोड़ेंगे। काफ़ी चर्चाओं में चला था ये पद इनकी उस टाइम पर जब इनको प्रमोट किया गया था। राजीव गांधी हत्याकांड के जो दोषी हैं, दोषी थे मतलब, उनकी भी रिहाई कर दी थी इन्होंने। 30 साल से ज़्यादा में बंद थे वो लोग, उनको इन्होंने रिहा कर दिया था। तो ये इनके मेन फैसले हैं कुछ। वाडियार आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। इन्होंने कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्गों के साथ ये भेदभाव है, इनको तमिलनाडु सरकार ने जो आरक्षण दिया था वो गलत है, वाडियार आरक्षण। फिर तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी थी 2023 में परमानेंट, जो 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामलों में इनको नियमित जमानत दे दी गई थी। तीस्ता सीतलवाड़ वाला भी इन्होंने केस सुना था। सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 2023 में इन्होंने कहा था कि संविधान, जो इनकी संवैधानिक बेंच थी, इन्होंने डिसीजन लिया था कि मंत्री और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो सार्वजनिक अधिकारी हैं, इस वजह से अतिरिक्त प्रतिबंध हम नहीं लगा सकते, या जो लीडर्स हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में अगर बात करें तो स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट में 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन प्रेजेंट में इनकी संख्या में समय समय पर संसद के द्वारा वृद्धि की गई है। तो इसमें संख्या में वृद्धि कौन करता है? संसद करती है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं और 33 अन्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस और 33 जो अदर जजेज हैं वो हैं इसमें। और ये फॉर्मेशन याद रखेंगे, सवाल बन जाता है। जो न्यायाधीश है भारत में, उनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या योग्यताएं हैं? जो आर्टिकल 124 है उसका क्लोज 3, 124 का क्लोज 3, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। उसके लिए शर्तें क्या हैं? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा कोई भी वो व्यक्ति आर्टिकल 124 का क्लोज 3 के तहत कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कम से कम, हाई कोर्ट के जज के रूप में कम से कम 5 साल या लगातार 2 ऐसे न्यायालयों में कार्य किया हो। दूसरा, वैकल्पिक रूप से किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या तो 10 साल तक हाई कोर्ट में जज रहा हो या 5 साल तक वो लगातार उसमें न्यायाधीश
10 साल तक वो वकील रहा हो या 5 साल तक जज रहा हो। ध्यान देंगे, 5 साल तक या तो जज रहा हो या 10 साल तक वकील अधिवक्ता रहा हो, या लगातार 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो। 2 या ज्यादा न्यायालयों में भी वो रह सकता है। राष्ट्रपति की राय में वो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए, यानी कि कानून का जानकार भी होना चाहिए राष्ट्रपति की राय में, तो वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में जज। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करता है इसकी नियुक्ति? सुप्रीम कोर्ट के जज की राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति जो सूचित नियुक्तियां करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श भी करते हैं। ऐसी नियुक्ति करने के लिए बाकी जो पहले से जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनसे थोड़ा परामर्श भी राष्ट्रपति लेते हैं। प्रत्येक नियुक्ति न्यायाधीश को राष्ट्रपति या किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होता है, यानी कि या तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा इनको। और शपथ में भारत के संविधान की, भारत की संप्रभुता की, अखंडता की, इसको बनाए रखने की शपथ ली जाती है। ठीक है, बिना किसी डर या पक्षपात के कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है कि मैं बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। जो जज है वो इस तरह की शपथ लेते हैं। कार्यकाल क्या होता है? इसके लिए कोई न्यूनतम आयु तो नहीं है। जो न्यायाधीश हैं इनके लिए कोई मिनिमम एज इसमें डिसाइड नहीं की गई है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 65 साल है कि एक जज अपनी पद पर 65 साल तक रह सकता है। हालांकि कोई भी न्यायाधीश 65 साल से कम उम्र में भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र 65 से कम उम्र में भी दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, छुट्टियां, पेंशन सब किसके द्वारा? संसद के द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्यान रखेंगे, इसको भी कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन, पेंशन और भत्ते, ये सवाल पूछा जाता है, भारत की संचित निधि पर बेस्ड होते हैं या भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ध्यान रखेंगे, सवाल पूछा जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और सारी सुविधाएं जो वो कहां पर होती हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होती हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट से जज जो है रिटायर हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए, तो उस पर प्रतिबंध क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को भारत के किसी भी अदालत में वकालत करने, कहीं भी वकालत करने, यानी कि कहीं वकालत नहीं कर सकता, या किसी सरकारी प्राधिकारी के समक्ष पैरवी करने पर प्रतिबंध होता है। वो कहीं वकालत भी नहीं कर सकता, किसी की प्राधिकारी की पैरवी भी नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 128 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की बिना अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। अगर वापस वो सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुलाना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है, लेकिन वो किसी की सरकारी प्राधिकारी की पैरवी नहीं करेगा, कहीं अदालत में वकालत नहीं करेगा। निष्कासन के लिए क्या नियम है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से, यानी कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 से, विशेष बहुमत कितना होता है? 2/3 से, उसके द्वारा जब बहुमत हो जाए तो अभिभाषण की आवश्यकता होती है इसके द्वारा। दूसरा, निष्कासन का आधार सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिए, यानी कि निष्कासन जो हम कर रहे हैं उसका बेस होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसका दुर्व्यवहार या जब वो अक्षम नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है। संसद को अभिभाषण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विनियमित करने और न्यायाधीश के दुर्व्यवहार या अक्षमता की जांच करने और उसे साबित करने का अधिकार है, यानी कि इसने दुर्व्यवहार किया है या नहीं, अक्षम है या नहीं, इसकी जांच कौन करेगा? संसद करेगी। एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं, 65 ईयर्स तक, और उन्हें कार्यकाल के दौरान सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के अलावा हटाया नहीं जा सकता। मतलब ध्यान रखेंगे कि एक बार अगर जज बन गए तो 65 साल की उम्र तक वो जज रहेंगे, या तो वो अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दें या उनको इन 2 बेस पर सिद्ध दुर्व्यवहार, यानी कि उन्होंने गलत व्यवहार किया हो जो सिद्ध हो चुका हो, और दूसरा अक्षमता कि वो जज बनने के में अक्षम है, उसके कैपेबल नहीं बचे, इन 2 के अलावा पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोलेजियम सिस्टम आप जानते हैं,
उच्च न्यायालय के जो न्यायपालिका है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कोलेजियम सिस्टम, इससे आप से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट अफेयर्स में बहुत रहता है, काफ़ी चर्चाओं में बार बार ये मुद्दा उठता रहता है। तो जो उच्च न्यायपालिका है इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति किससे होती है? कोलेजियम सिस्टम से होती है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बना होता है कोलेजियम। भारत के मुख्य न्यायाधीश, 4 और वरिष्ठतम न्यायाधीश, इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण के ट्रांसफर पर डिसीजन होता है। संविधान में कोलेजियम जो वर्ड है, ध्यान रखना, संविधान में कोलेजियम वर्ड नहीं आया है कहीं भी, लेकिन इसे न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। तो कोलेजियम सिस्टम संविधान का हिस्सा नहीं है, यह भी ध्यान रखेंगे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के हिसाब से। एक प्रथम न्यायाधीश मामला आया था 1981 में। कोलेजियम सिस्टम कैसे डेवलप हुआ, कोलेजियम सिस्टम डेवलप कैसे होता है? प्रथम न्यायाधीश मामला आता है 1981 में। इसने घोषणा की कि न्यायिक नियुक्तियां और जो उनके ट्रांसफर हैं उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों की प्राथमिकता को ठोस कारणों के लिए अस्वीकार किया जा सकता है। यानी कि अगर कुछ वजह है ठोस तो उसकी प्राथमिकताओं को भी अस्वीकार किया जा सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इस फैसले से अगले 12 सालों तक न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को न्यायपालिका पर प्राथमिकता मिल गई। यानी कि जो कार्यपालिका है, संसद, जो न्यायपालिका पर जो जुडिशरी है उस पर प्राथमिकता मिल गई इस 1981 के प्रथम न्यायाधीश मामले से। फिर आता है द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993 में। इसको क्या हुआ? इसमें कोलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई और इसमें कहा गया कि परामर्श का वास्तविक मतलब होता है सहमति। परामर्श मतलब राय का मतलब है सहमति, कि मैंने अगर कोई राय दे दी तो इसका मतलब मैं सहमत हूं, इसका ये मतलब हो गया था। इसमें कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से बनाई गई संस्थागत राय है। ये संस्थागत राय होगी, पर्सनल राय नहीं होगी। राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल जो 143 है, तृतीय न्यायाधीश मामला आता है 1998 में और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने कोलेजियम को 5 सदस्य निकायों में विस्तारित कर दिया। जो 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश थे, 3 थे, अब 5 हो गए हैं। इसने मुख्य न्यायाधीश और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल कर दिए 1998 के तृतीय न्यायाधीश मामले में। चौथा न्यायाधीश मामला आता है 2015 का 99वां संशोधन अधिनियम 2014 99th अमेंडमेंट और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नामक एक नए निकाय से प्रतिस्थापित कर दिया। जो कोलेजियम सिस्टम है उसकी जगह क्या ले आए? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने चौथे जज के मामले में 99वां संशोधन जो था उसके साथ साथ जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था इसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया और शून्य कर दिया। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है। 99वां संशोधन अधिनियम आता है 2014 में और न्यायिक नियुक्ति आयोग बनता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। और उसी के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट इस न्यायिक नियुक्ति आयोग को और इसको 99वें संशोधन अधिनियम को दोनों को कर देता शून्य घोषित, असंवैधानिक घोषित। और बाद में फिर से क्या हो जाता है? कोलेजियम प्रणाली वापस आ जाती है। यानी कि जो जजेज बनेंगे वो फिर से किससे बनेंगे? कोलेजियम सिस्टम से बनेंगे। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखेंगे, सवाल यहां से बन सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और ये इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से सवाल बनते हैं सीजीआई से। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल घूमते रहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।